उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 2021-22 के लिए अपना बजट पेश किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए नेता विधानमंडल दल नेता कांग्रेस मौजूद हैं। मैम, आप इस बजट को किस तरह से देखती हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को लोक कल्याणकारी, जनहित और किसानों का बजट बताया है? किसानों की अगर बात करें तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, अगर उनको जरा सी भी किसानों से जरा सी भी सहानुभूति होती तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये इस बजट में किसानों के लिए विशेष ऐसी योजनाएं होती जो कल्याणकारी होती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 3 काले कानून आए जिसको लेकर किसान आंदोलित है, कम से कम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव तो जाता है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। पर जिस तरह से केंद्र की सरकार संवेदनहीन है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी तरह से संवेदनहीन। बजट का आकार बड़ा बताया गया है कि बजट बहुत बड़ा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बजट को, आकार को तो आप बहुत सारी चीजों से बड़ा कर सकते हैं। अगर जरा भी सरकार के अंदर गंभीरता होती तो आप जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े उसमें कटौती आप करते। जो सेज आप लगाते, प्रदेश सरकार लगाती, उसका कोई विवरण तो इसमें दिया नहीं है। पूरी तरह से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि केंद्र की योजनाओं को भी आपने अपने साथ जोड़ दिया और उसके बाद आपने एक बजट का आकार बड़ा कर दिया। बहुत सारी विभागों का, मुख्य विभागों के बजट को आपने कम भी कर दिया है, दिया भी है तो अपर्याप्त है, कोई नई चीज नहीं है बजट में। तो मैं इतना ही कहूंगी कि पूरी तरह से निराशाजनक है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है, उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। एक सवाल पूछूंगी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की थी और 3 बटालियन महिला बटालियन की बात की थी सरकार ने अपने पहले बजट में, मैं उसी का याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी तक अब तो अंतिम बजट आ गया, अभी तक वो कहीं क्रियान्वित नहीं है। तो अगर महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा को लेके इतनी चिंतित है सरकार, तो जो योजनाएं या जो वायदे पहले किए थे उनको तो पूरा कर देते। क्या ये लुभावना और चुनावी बजट है माना जाए? मैं इतना ही कहूंगी, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। जिस तरह का बजट ये लेकर के आए और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल कर रहे हैं, 2022 में इसका जवाब सरकार को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 2021-22 के लिए अपना बजट पेश किया है। ये बजट कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जो कि पेपरलेस बजट आज पेश किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार, मतलब 5वीं बार अपना बजट पेश किया है। अभी तक आजादी के बाद से अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जो 5वीं बार बजट पेश किया गया। इस समय हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौजूद है। विपक्ष कई निशाना साध रहा है, छलावा बता रहा है, जनता के साथ धोखा बता रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, बजट शानदार है। सबका साथ सबका विकास का जो वादा देश के लिए और प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, ऐसा ही शानदार बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद यह 5वां बजट पेश किया है। इसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है, गरीब हो या अमीर हो, गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो, खेती करने वाला हो या मजदूरी करने वाला हो, तीर्थ स्थलों में पर्यटन के विकास की दृष्टि से हो, चाहे सड़कों के निर्माण की दृष्टि से हो, चाहे सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से हो, और चाहे नए नए उद्योगों को स्थापित करने की दृष्टि से हो, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके यह बजट बहुत शानदार है और इस शानदार बजट का मैं स्वागत करता हूं। अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बड़ी व्यवस्था की जा रही है, सस्ते ब्याज दर के माध्यम से लोन उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके अलावा सिंचाई मुक्त कराई जाएगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर का किसान आंदोलन कहना उचित नहीं होगा, लेकिन किसानों के लिए काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है, इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ी है, उनकी उपज बढ़ी है और किसानों के बीच में खुशी है। कुछ लोग वो आंदोलन कर रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन मुझे लगता है। फिर भी सरकार, केंद्र सरकार किसानों से लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर किसानों के आड़ में कोई राजनीति करेगा तो जो हमारे विरोधी राजनीतिक दल हैं उनको ही राजनीति करना नहीं आता है, भाजपा को भी आता है। सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ने की बात कही गई है, वो कब तक जुड़ जाएगा, क्या माना जाए? हम तो सभी जिलों को लगभग 4 लेन से जोड़ चुके हैं, जो छूटे हैं उनको भी जोड़ने का काम करेंगे और हमारा तो प्रयास है कि हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया जाए। कि जब तक गांव का विकास नहीं होता है, तब तक गांव से बाहर रहने वाले लोगों का विकास नहीं होता है। तो गांव हो या नगर हो,
सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है। तो विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी जी, आज बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी बजट है, क्या कहेंगे आप? ये भाजपा के कल्याण का बजट है, लोक कल्याण का तो है ही नहीं। किसी भी जनता के वर्ग का कल्याण इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, न किसान का, न छात्र का, न बेरोजगार नौजवान का, न सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का। किसका इसमें कल्याण दिखाई दे रहा है? न महंगाई में की मार से जो लोग मर रहे हैं उससे बचाव का। तो ये केवल लोक लुभावना और चुनाव का स्टंट वाला भाषण बजट है। किसानों को लेकर बड़ी व्यवस्था की गई है, सिंचाई को लेकर मुफ्त व्यवस्था की बात कही गई है, सस्ते और कम ब्याज दर में लोन दिए जाने की बात कही गई है। कहीं किसान आंदोलन से घबराई तो नहीं है सरकार? सिंचाई फ्री की व्यवस्था मुख्यमंत्री जब थे माननीय अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने नहरों से और सरकारी ट्यूबवेल से सिंचाई फ्री की थी और ट्यूबवेल का सरचार्ज भी कम कर दिया था। तो ये तो उस समय से आ रही है। ये क्या फ्री किया है? ये क्या फ्री किया? महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? डीजल पेट्रोल इसलिए कम नहीं करेंगे, कारपोरेट घराने इनको पैदल कर देंगे, चुनाव में चंदा इनको नहीं देंगे। ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। वोट धोखा देकर जनता से लिया है, इसलिए कारपोरेट घरानों का जितना लाभ हो सकता है उतना ये दे रहे हैं कारपोरेट घरानों को। क्या माना जाए, पंचायत चुनाव है, चुनावी बजट माना जाए इस बजट को? चुनावी बजट है ही है, चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है, यथार्थ में ये जीरो बजट है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, जिनका साफ तौर से यही कहना था कि किसानों का इस बजट में ज्यादा ख्याल नहीं रखा गया है। जहां तक मुफ्त सिंचाई की बात है, वो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में मुफ्त व्यवस्था की गई थी। वहीं दूसरी तरफ लोक लुभावन बजट बताया गया है, चुनाव से जुड़ा हुआ ये बजट बताया गया है। इस बजट को जीरो बताया है नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट सरकार का कहना है कि ऐतिहासिक बजट है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, बजट में किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इससे किसानों को क्या लाभ होने वाला है और क्या क्या प्रावधान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक बजट है, अभूतपूर्व बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है और सबको समायोजित करते हुए बजट है। बांदा से लेकर बहराइच तक और गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर के विंध्य क्षेत्र तक का संपूर्ण उत्तर प्रदेश का बजट है। इसमें हर तरीके का प्रावधान करते हुए किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और उसमें अगर आपने देखा हो तो सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़े पैसे का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ साथ प्रत्येक गांव में किसानों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को गांव तक पहुंचने के लिए सड़कों की व्यवस्था की गई है, किसानों के मंडी तक अपना सामान पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। यानी हर तरीके का प्रावधान उसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए, यानी सबका बजट कहा जाए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है, उस पर आधारित उत्तर प्रदेश का हमारा ऐतिहासिक अभूतपूर्व लोक कल्याणकारी बजट है। विपक्ष का कहना है कि पिछली सरकार में सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो मुफ्त की गई थी, तो इसलिए अब की बार जो मुफ्त व्यवस्था की जा रही है वो गले से उतर नहीं रही है, क्या कहेंगे? देखिए, उनको जानकारी नहीं है। बहुत सारी बड़ी परियोजनाओं को पूर्ण करने में जो बरसों से 50 साल से 40 साल से 48 साल से 70 साल की जो परियोजनाएं थी उनको हम लोग पूर्ण करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो रहा है। उसके बावजूद भी हम किसानों को मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बड़ी बात है कि बड़ी परियोजनाओं के साथ हम लोग आ रहे हैं और उसके बाद भी किसानों को सारी सुविधाओं से युक्त सिंचाई का पानी उनके खेत तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर गुलाबे और गूले उनके खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही। स्प्रिंकलर के माध्यम से हम उनके खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में किया है और सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने के बाद लगभग 20 लाख हेक्टेयर नए सिंचन क्षेत्र बढ़ेंगे और इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इतना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी है, प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे? ये आंदोलन किसानों का नहीं है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बिचौलिया जो जिनका नुकसान हो रहा है उनका आंदोलन है। हर कोई इस बात को समझता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों के लिए बहुत किया, क्रांतिकारी कदम उठाए। 50% फसल के नष्ट होने पर जो बीमा मिलता था उसको 33% कर दिया। नीम कोटेड
लिमिटेड यूरिया का प्राविधान कर दिया, बीमा के सारे मानकों को बढ़ा दिया, एमएफसी को 1.5 गुना से 2 गुना कर दिया और किसानों के खाते में सीधे पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए उनके खातों में पहुंचा दिया। हर तरीके की सुविधा अगर किसी सरकार ने दिया किसान को तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी और योगी सरकार ने दिया है। किसानों का कर्जा उत्तर प्रदेश में माफ हुआ, 46 लाख किसानों को उससे लाभ मिला, 36,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए। गन्ना किसानों का अभूतपूर्व भुगतान हुआ, 125 करोड़ 1,25,000 करोड़ का भुगतान अब तक किया जा चुका है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए जो मंडी की व्यवस्था थी उसको ई मंडी के माध्यम से, वो चाहे मंडी के बाहर बेचें और चाहे मंडी के अंदर बेचें, हर तरीके की उनको आजादी दी गई, चाहे वो लखनऊ में बेचें चाहे बंबई में बेचें, तो उनको सारी सुविधा प्रदान की जा रही। तो हमको लगता है कि भारत की सरकार भी और उत्तर प्रदेश की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से किसानों को समर्पित सरकार है। विपक्ष का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में किसी प्रकार के वैट की कमी नहीं की गई है, जिससे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। कितनी बड़ी बात है, ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया और बिना टैक्स के आजाद भारत का पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया, किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हुए प्रदेश की सरकार और देश की सरकार बिना टैक्स के बजट प्रस्तुत कर रही है, ये तो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। सर, सपा ने इस बजट को जनता के साथ धोखे वाला बजट बताया है, कांग्रेस ने कहा है छलावा किया है भाजपा ने। इसीलिए भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको नकारा है और पूरी जनता उत्तर प्रदेश की और देश की मोदी और योगी के साथ है और सबको पता है कि किस तरीके से ऐतिहासिक काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश सभी स्कीमों में, जितनी स्कीम भारत की चल रही उसमें नंबर 1 पर है। अब योगी सरकार पूरी तरीके से जनता के द्वार है और जनता की सभी समस्याओं का समाधान कर रही है और इस बजट के माध्यम से बचे हुए जितने काम हैं उसको सबको भी पूरा करेंगे। पिछला 4 साल ऐतिहासिक था, ये साल भी हमारा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा, सभी समस्याओं का समाधान होगा और मेरा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 का राज्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, कई मायनों में यह बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं इस बार के बजट में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, अब की बार का बजट प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने के लिए सशक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। जैसे मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तो राजस्व लेखा के अंतर्गत जो खर्चे होते हैं और एक पूंजी लेखा के अंतर्गत एक होते हैं, तो जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए लगभग 30% की बढ़ोतरी इस बजट में की रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, पानी की व्यवस्था करना, जो इस प्रकार से विकास से संबंधित सड़कें बनाना, एक्सप्रेस हाईवेज बनाना, इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाना, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल योजना के अंतर्गत हम एमएसएमई पार्क बना रहे हैं, टॉयज पार्क बना रहे हैं, हैंडलूम पार्क बना रहे हैं, आईटी पार्क बना रहे हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती हैं वो प्रदेश की प्रगति को दर्शाती हैं। ये तो सारी की सारी तनख्वाहें, पिछले दिनों में इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। कैपिटल रेवेन्यू को बढ़ाने के बाद हमारे बजट में बड़ी प्रभावी ढंग से करी गई है। साथ ही साथ इसमें सबकी चिंता करी गई है, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करी गई है, महिलाओं के सम्मान की बात करी है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक करने की बात करी है, नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की बात करिए, नौजवानों के विकास के साथ उनकी नौकरी के साथ विकास की बात करिए, इस प्रकार के एवेन्यूज, इस प्रकार के संभावनाएं तलाशने की बात करिए जहां पर उनको नौकरी मिल सके। उसके साथ ही साथ जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हम नौकरी लेने वाले नौकरी देने वाले बने, उसके लिए उनके छोटे उद्योग, एमएसएमई के माध्यम से नए इनक्यूबेटर, स्टार्टअप्स को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, इसके लिए व्यवस्थाएं करी गई। तो ये बजट हर व्यक्ति के लिए है, ये बजट प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले 4 बजट जो प्रस्तुत करे गए थे वो भी प्रदेश को प्रगति, आज प्रदेश की एक नई छवि पूरे दुनिया भर के अंदर है, देश के अंदर है। पहले आज कहीं भी पूरे देश में किसी भी स्थान के ऊपर चले जाइए, उत्तर प्रदेश का एक बदलता हुआ स्वरूप लोगों को नजर आता। उत्तर प्रदेश में लोग आना चाहते हैं। पहले यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, भ्रष्टाचार था, जातिवाद था, गुंडागर्दी थी, विघटनवादी थे, सारी के सारी कारण उत्तर प्रदेश की छवि बहुत खराब कर रखी थी। आज सौभाग्य से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नई छवि और नए स्वरूप के अंतर्गत पूरे देश में उभरा है, जिसका कारण प्रदेश की प्रगति है, जिसका कारण लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जिसका कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम जो दूसरे रैंकिंग के ऊपर आए हैं, आदमी को सुविधा है उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए। तो ये जो बजट है, ये जैसे मैंने कहा कि किसानों का है, महिलाओं का है, नौजवानों का है,
हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसका योगदान इस प्रदेश के साथ है और जो इस प्रदेश के से अपेक्षा करता है, जो उम्मीदें करता है, उन उम्मीदों का पूरा करने वाला ये बजट है। महाना जी, आम आदमी को इस बार के बजट से काफी उम्मीद थी, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में आई थी और कई मध्यम वर्ग के परिवारों की कमर टूट गई थी, व्यापारियों की भी कमर टूट गई थी। उनके लिए किसी भी तरह का कोई विशेष प्रयोजन इस बजट में नहीं किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, हर चीज कैसे नहीं किया गया। आज जिस समय बात करी गया कि हम ओडीओपी के अंतर्गत हम इतना 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का हम उसमें व्यवस्था करेंगे। आज जिस समय कहा गया कि हम विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत अगर कोई अपने किसी के पास हुनर है, हम उसको उसके किट्स उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत काम करने वाला जो हुनर दराज जो व्यक्ति है, उसके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उसको टैलेंट के साथ उसको खड़े होने की बात करी है। आज जिस समय ये कहा गया है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार आएगा। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डिस्कस नहीं होती थी और आज इंडस्ट्री डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले इंडस्ट्री डिस्कस होती है, इसलिए होती है क्योंकि काम हो रहा है। पिछली सरकारों में काम भी नहीं होता था, कोई डिस्कशन भी नहीं होता था, सरकार को चिंता थी और अपोजिशन होने के नाते से जब विधानसभा में मैं कोई प्रश्न लगाता तो इंडस्ट्री विभाग वाले समझ जाते थे कि प्रश्न लगाए तो महाना जी का ही होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने मुझे इस विभाग की जिम्मेवारी दी और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नए दौर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में है। ये सारी की सारी आम व्यक्ति के लिए है। किसानों की जिस समय आय दुगनी करने की बात करते हैं तो ये आम व्यक्ति के लिए है। जिस समय हम इस बात की बात करते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है, गांवों तक 20 घंटे बिजली आ रही है, तो किसान के लिए ये है। आज जिस समय हम बात करते हैं कि किसान को टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, सिंचाई के संसाधन नहीं उपलब्ध थे, आज उनको संसाधन उपलब्ध हैं। आज हम बात करते हैं कि बुंदेलखंड में हम हर घर में नल देंगे, हर घर को जल देंगे, तो ये आम आदमी के लिए है। तो कौन कहता है आम आदमी के लिए नहीं है? ये बजट आम आदमी के प्रति समर्पित है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनके तैयार होने वाला है, कुछ ही दिन में चलने भी लगेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है। अब की बार बजट में प्रावधान किया गया है, क्या आगे आने वाले समय में ये पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा? पूर्ण होता हुआ नहीं, पूर्ण हो रहा है। ये बात पूर्ण होता हुआ, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उसको फ्लोट किया था। 33% से कम जमीन अभी एक्वायर नहीं हुई थी और जिसका नियम है कि 90% से ज्यादा जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होता तब तक उसका टेंडर नहीं कर सकते। उस टेंडर को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहां पर फ्लोट कर दिया। हमारी सरकार आई और जो योजनाएं जनहित की होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी योजनाओं को बढ़ा दिया, तो अगर उनकी योजनाओं को बढ़ाया था तो विधानसभा में खड़े होकर उनको इस बात को कहना चाहिए था कि हमारी सरकार ये योजना लेकर आई थी। उनको, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि हमारी सरकार ये योजना लाई थी, हम लोग बड़े नालायक थे, उसको पूरा नहीं कर पाए। योगी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि कम से कम हमारी योजनाओं को पूरा करें, उसमें भी वो विरोध करते हैं। तो इसका मतलब वो उनकी योजनाओं से कोई मतलब नहीं था, उनसे कोई संबंध नहीं था। पूर्वांचल एक्सप्रेस से पूरा होने वाला है। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। फरवरी में शिलान्यास किया था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था और आज मार्च के बाद ये मार्च आ गया, एक साल के अंतर्गत 35% लगभग काम बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पूरा हो गया। गंगा एक्सप्रेस हाईवे जो एक नई सोच के साथ पूरे प्रदेश को वहां मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जोड़ने की जिस समय बात करी थी, वो लगभग 597 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, उसके लिए हमने लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया है। अब पूरी होने वाली बात तो तब हो जब कागजों के ऊपर, जमीन के ऊपर पिछली सरकार थी एक, वो बोलती थी हमारा काम बोलता है। बोल तो आजादी के बाद रहा था, हमारा काम बोलता नहीं, हमारा काम दिखता है और जो दिखाई देता वही सत्य है। सर, विपक्ष ने इस बजट को चुनावी बजट कहा है, धोखे वाला बजट कहा है, क्या कहेंगे? अब देखिए, विपक्ष ने चुनावी बजट कहा है तो उनके एक्चुअली उनकी मानसिकता ये रहती थी कि जिस समय चुनाव आएगा तो कोई इस प्रकार का बजट पेश कर देंगे। हमारा 4 साल का बजट उठाकर, 4 सालों का बजट उठाकर देख लीजिए, हर बजट में जो कुछ कहा वो जमीन के ऊपर मूर्त रूप में प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ये वो लोग चुनाव के समय अलग बजट पेश करते थे। हमारा बजट जिस प्रकार से 4 साल इस प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने के लिए था, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए था, किसानों के लिए था, उसी के अनुरूप उसको और आगे बढ़ाने के लिए
और समृद्धशाली उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज ये बजट पेश हुआ है, जो आम आदमी का बजट है, जो किसान का बजट है, जो नौजवान का बजट है, जो महिलाओं के सम्मान का बजट है, जो प्रदेश की प्रगति का बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 2021-22 का भारी भरकम बजट पेश किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, आखिर स्वास्थ्य विभाग को जो उम्मीद थी, क्या वो बजट मिला इस बार? हाँ, मिला भी है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग तो एक तो केंद्रीय बजट ने इस तरह का व्यवस्था किया कोरोना वैश्विक महामारी को देखने के बाद 137% पुराने बजट से उन्हें बढ़ा के दिया, जिसमें सभी राज्यों का हिस्सा भी होगा। उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा होने के नाते और आबादी के हिसाब से हमको भी उसमें काफी मिलेगा। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में चल रहा है, उसी के तर्ज पर एक हम लोग ने मांग किया है कि लखनऊ में भी होना चाहिए। 3 और अन्य प्रदेश में लगेंगे। इन्फेक्शियस ब्लॉक का संचारी रोग से जुड़े हुए इस तरह के ब्लॉक हम तैयार करेंगे अपने जिला अस्पताल या हमारे हर जनपद में, उसमें अलग से व्यवस्था होगी। 602 क्रिटिकल ये ब्लॉक्स बनेंगे, ये पूरे देश में, जिसमें से हमको भी उसमें कुछ न कुछ मिलने का है। और उससे संबंधित जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उनको मजबूती करना, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ और वेलनेस सेंटर और बहुत सारे एएनएम सेंटर जो खाली पड़े हुए हैं या जर्जर पड़े हुए हैं, उनको पूरी परिवर्तित करके हम उनको भी ठीक करा के उसमें डिलीवरीज और अन्य चीज को हम चालू करेंगे। सर, कोरोना वैश्विक महामारी के बाद से ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो और बजट थे उसको सस्पेंड कर दिया गया था। विधायक निधि भी सस्पेंड कर दी गई थी, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते भी सस्पेंड कर दिए गए थे, और स्वास्थ्य विभाग को बजट दिया गया था। क्या वो बजट, उस बजट का हिस्सा इस बार के बजट में मिल पाया है? क्या बढ़ के आपका बजट मिला है इस बार के आकार में? नहीं, थोड़ा सा हमारा बजट बढ़ा है, वो सुझाव हमने ही दिया था। परंतु जितना वैश्विक महामारी में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार की सरकार, सभी बजट उस समय स्थगित कर दिए गए थे। और आपने देखा भी होगा कि केंद्र सरकार में भी अलग से बजट बाद में उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें किसानों से लेके उद्योग तक उन्होंने प्रयास किया था कि उसको पुनः वापस एक एनकरेजमेंट देने के लिए कि जल्दी से जल्दी वो शुरू हो जाए। तो उसी तरह हमारा यहाँ भी जो हमको मिलेगा और केंद्र सरकार के बजट के साथ में जो मिलेगा तो हमारा पर्याप्त है, उससे हम अपना काम करेंगे। सर, इस बार के बजट में उम्मीद की जा रही थी कि स्वास्थ्य महकमा को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाने के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। क्या वो व्यवस्था की गई या नहीं? नहीं, अभी उस पर नहीं है। देखिए, हमारा कोरोना वैक्सीन को लेके जो भी मार्गदर्शन मिलता है वो वहां से मिलता है हमको, केंद्र सरकार से मिलता है। क्योंकि वहीं से अभी खरीदारी जो 2 हमारे अप्रूव्ड वैक्सीन है, और ये भी सुनने में आया कि 2 वैक्सीन और अप्रूव होने वाले बहुत जल्दी। तो जब वहां से आता है तब उन्हीं के गाइडलाइन के माध्यम से जो जैसे अभी फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर हम कर चुके हैं, अगला हमारा 50+ ऊपर के जो बीमार लोग हैं या जिनको कोई न कोई प्रकार का कोई रोग है, उनको अपलोड करना है या उनके लिए किस तरह का व्यवस्था बनाना है, कहाँ पर वो वैक्सीनेशन करेंगे, वो सब अभी तैयारी कर रहे हैं उसमें। सर, इस बार के बजट पर विपक्ष निशाना साध रहा है, कह रहे हैं चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो वो तो हर बजट में वो बोलते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। हमारा 4 साल हो गया, हम किस तरह से बजट बनाएंगे, क्या हमारे आशाएं हैं, क्या हमको जनता के बीच में रखना है, हमने उसी हिसाब से बनाया। विपक्ष का पुराना रवैया तो वही होता है, अगर आप अच्छा सा अच्छा भी आप प्रस्तुत करेंगे बजट, तभी विपक्ष को एक लाइन बोलना ही है कि ये बजट बिल्कुल बेकार है, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, इसलिए रोजगार के लिए कुछ नहीं, इसी तरह ये बोलते हैं। तो जो रटा रटाया लाइन जो पुराना होता है, चाहे केंद्र सरकार में आप बजट बना के दीजिए उसका एक रिएक्शन होता है, और चाहे उत्तर प्रदेश बना के दीजिए तो यही बोल रहे हैं। मैं तो सबसे कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमियां है तो इस चर्चा में भाग लेने के बाद आप अपना सुझाव दीजिए और सरकार उस पर विचार करेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर विपक्ष को इस बजट से आपत्ति है तो सदन पर वो चर्चा करे और सुझाव दे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।